योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक को जानने से पहले हम चर संख्याएं और अचर संख्याएं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चर का मतलब होता है परिवर्तनशील, अर्थात जो बदलता रहता है। क्या होता है? परिवर्तनशील, यानी वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहता है। तो इनको कहा जाता है वेरिएबल्स नंबर्स। ठीक है, वेरिएबल नंबर्स क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर्स। तो चर संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनका मान सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, उनको हम चर संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 2x + 3 को जब हल करेंगे, यहाँ 2x + 3 = 0 को, तो x बराबर कितना मिलेगा? -3/2। लेकिन किसी अदर इक्वेशन में जब हल करते हैं तो x का कुछ और मान मिलता है। मतलब संख्या वही है, लेकिन दो डिफरेंट सिचुएशन में x के अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक चर संख्या है। तो चर संख्या को अंग्रेजी के अल्फाबेट के लेटर A B C D क्रमशः से हम प्रदर्शित करते हैं। इन संख्याओं से यानी इन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं चर संख्याओं को। ठीक है, अब बात करते हैं अचर संख्याएं। ठीक है, अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, आ का मतलब होता है नहीं और चर का मतलब होता है परिवर्तनशील, अर्थात जो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, उसको हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे आपकी एक 3 संख्या है, क्या 3 कभी 5 बन सकती है? नहीं बन सकती है। क्या 5 कभी 7 बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसका मतलब इसका मान जो है वो फिक्स है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा के लिए फिक्स होता है, उनको हम अचर संख्याएं कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। चलिए इसमें हम कुछ और सीख लेते हैं थोड़ा सा। संक्रियाएं क्या होती हैं? ऑपरेशंस जिनको कहते हैं। देखिए, संक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये हमारे बेसिक मैथ यानी अर्थमेटिक में, ठीक है, 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं और इन संक्रियाओं का हम यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को यानी संक्रिया के बारे में आपको फर्स्ट लेक्चर यानी डेमो क्लास मैथ में जहां पे आपको चर और अचर बताया गया है, वहां पे भी हम डिस्कस किए हैं। तो वहां आप जाके वीडियो देख सकते हैं और आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा कि चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं और संक्रियाएं क्या होती हैं। अब देखिए, हम चर संख्या जान चुके हैं, अचर संख्या जान चुके हैं और संक्रियाओं के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम जानेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पे हम लिख दिए 2x। यहां पे देखिए x हमारा जो है वो कैसी संख्या है? चर। और 2 हमारी कैसी संख्या है? अचर। और चर और अचर के बीच में कौन सा ऑपरेशन छिपा है? जैसे ऑपरेशन आपको 3-4 बताए, एक जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। देखिए x और 2 के बीच गुणे का निशान छिपा है। ठीक है, तो यहां पे बताइए एक चर है और एक अचर है और उनके बीच इन 4 ऑपरेशनों में से गुणे का ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो यहां से इसको क्या कहेंगे ये देखते हैं। देखिए, जब एक चर और एक अचर के बीच इन 4 ऑपरेशनों में से कोई एक ऑपरेशन लगा हो तो ऐसे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे व्यंजक जिनमें एक चर और एक अचर किसी एक ऑपरेशन द्वारा जुड़े हों, उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे तो 3x²। यहां पे देखिए x² भी हमारी एक चर संख्या है और 3 एक अचर संख्या है, दोनों के बीच गुणे का ऑपरेशन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² हमारा क्या हुआ? बीजीय व्यंजक हुआ। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं। 3x² - 4x
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा, ठीक है, एक अचर संख्या है, 3 जो है एक चर संख्या है, और जब एक चर और एक अचर का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक चर संख्या मिलती है। यहां पे भी देखिए, यहां पे एक चर संख्या और एक अचर संख्या है, ठीक है, तो यहां पे भी बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, यानी यहां पे भी एक ऑपरेशन छिपा है। तो जब एक चर और एक अचर के बीच इन चारों ऑपरेशनों में से कोई भी एक ऑपरेशन लगाओ तो ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं, 4 + x, यहाँ पे एक अचर संख्या और एक चर संख्या, दोनों के बीच प्लस का ऑपरेशन। यहाँ पे एक और संख्या लेते हैं, x² - 4, यहाँ पे आपकी एक चर संख्या और एक अचर संख्या, दोनों के बीच माइनस का ऑपरेशन। तो इस प्रकार क्लियर हुआ कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी ऐसा व्यंजक जिसमें एक चर और एक अचर इन चार ऑपरेशनों में से किसी एक ऑपरेशन द्वारा जुड़े हो, तो ऐसे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए अब बीजीय व्यंजक के आधार पे हम बहुपद को डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल्स, देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की घातें धन पूर्णांक हों, कामा बहुपद कहलाते हैं। ठीक, अर्थात देखिए ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की घातें जो है, यानी जितनी घातें हैं सभी घातें, ठीक है, यहाँ पे हम सभी लिख देते हैं, सभी घातें धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक व्यंजक लिख देते हैं, बीजीय व्यंजक 3x² + 4x + 3। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जहां जहां चर होंगे वहां चर की जो घातें होंगी वो धन पूर्णांक रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? धन पूर्णांक। अगर धन पूर्णांक के अलावा कोई अतिरिक्त संख्या आती है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे चर संख्या है, यहाँ पे चर संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे भी चर संख्या है, लेकिन यहाँ पे घात 0 है। यहाँ पे चर संख्या 0 कैसे है? देखिए क्योंकि किसी भी संख्या के घात का मान, किसी के भी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है, और अगर 1 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः हमें 3 मिलेगा। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × x⁴, अर्थात 3 × x की घातें 0 के रूप में लिख सकते हैं। यहां देखिए x का घात कितना है? 2 एक धन पूर्णांक है, यहाँ +1 है धन पूर्णांक है, 0 भी एक धन पूर्णांक है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जितनी भी घातें हैं सभी धन पूर्णांक हैं। तो हम इसको कहेंगे कि ये बीजीय व्यंजक बहुपद है, और बहुपद को हम px से दिखाते हैं या qx से दिखाते हैं या rx से दिखाते हैं, जहां x बताता है कि जो हमारा बहुपद है वो चर x में है। किस में है? चर x में है, बहुपद है। ठीक है, अगर यहाँ पे py लिख दिया जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारा बहुपद होगा वो चर y में होगा। तो इस प्रकार होगा y² + y और -3। ठीक है, तो बहुपद समझ में आया कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें उपस्थित चर की सभी घातें केवल और केवल धन पूर्णांक हो उनको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये एक एग्जांपल ले लिए हम,
देखते हैं ये QX जो है बहुपद है कि नहीं है। अब बताइए यहां से x जो चर संख्या है उसकी घातों को देखते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। 1 और 2 दोनों धन पूर्णांक है, अतः यहां से QX जो है बहुपद है। अब एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं जो स्पष्ट करे कि बहुपद कब नहीं होता है। चलिए एक हम ले लेते हैं यहाँ पे √3x+2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमारी चर संख्या कर्ण के अंदर है तो सबसे पहले उसका घात पता करेंगे, और उसका घात हम तब पता कर सकते हैं जब उसको कर्ण से बाहर लाएंगे। तो चलिए पहले कर्ण से बाहर लाते हैं। यहां पे ये हो जाएगा √3, और देखिए जब यहाँ पे घात 1 छिपा है और यहाँ 2 छिपा होता है, तो जब हम इसको कर्ण से बाहर करेंगे तो जो अंदर वाली घात है वो अंश में चली जाती है, और जो बाहर वाली घात है वो हर में लिखी जाती है, अर्थात √3x⁻², ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए x की घात 0 है, ठीक है, अर्थात जहां अचल संख्या केवल होती है उसके साइड में x की घात 0 होती है, क्योंकि किसी भी संख्या के घात 0 का मान 1 होता है, और जब 1 रहेगा तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए यहां डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे x का घात 0 है जो कि एक धन पूर्णांक है, लेकिन यहां पे जो घात है वो धन पूर्णांक नहीं है बल्कि एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात ये जब धन पूर्णांक नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं है। तो क्लियर हुआ कि जब घातें धन पूर्णांक होंगी तो बहुपद होगा, और जब घातें धन पूर्णांक के अतिरिक्त कोई और भी संख्या होंगी तो बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा बहुपद का कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। बहुपद की घात, देखिए एक बहुपद हम लिखते हैं, ठीक है, और यहां से डिस्कस करते हैं। देखिए इस बहुपद में एक x⁻² है, एक x की घात 1 है और एक 3 है। तो किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसी भी बहुपद में चर संख्या के उपस्थित जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। अब यहां देखिए चर संख्या की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इन सभी में यानी इन सभी घातों में सबसे बड़ी घात कौन है? 3 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, तो ये बहुपद की घात है। क्या है? बहुपद की घात है। ठीक, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा एक बहुपद QX है बराबर 5x² प्लस √3x प्लस 4x⁻10। अगर इस बहुपद में बात करें कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो बताइए यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है। तो इसमें चर की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 10 है। तो हमारी बहुपद की घात कितनी हुई? 10 हुई। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि किसी भी बहुपद की घात जो होती है उस बहुपद में उपस्थित चर संख्या की सबसे बड़ी घात होती है। यानी किसी बहुपद में चर संख्या की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप।
बहुपद का मानक रूप। चलिए हम एक बहुपद को लिखते हैं पहले। तो यहां से देखिए मानक रूप क्या होता है। मानक रूप का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक तरीका, मतलब एक जो है क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को रख दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो उसको मानक रूप कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या, देखिए सबसे पहले घातों को देखिए चर संख्या की। यहाँ पे देखिए घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है, घातें घट रही हैं। क्या है, घातें घट रही हैं, ठीक है। और यहां से देखिए 1 के बाद 3 हो रहा है, तो घातें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि यहाँ पे जो बहुपद है उसके चर संख्याओं की जो घातें हैं वो घटते क्रम में है या बढ़ते क्रम में है, तो यहां से देखिए आधे दूरी तक तो घट रही है घातें और आधे दूरी तक बढ़ रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ना तो पूरी तरह से घातें घट रही हैं और ना तो बढ़ रही हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, तो अब इसी को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसी को व्यवस्थित किस प्रकार करना है कि या तो इनके घातों को घटते क्रम में रख दीजिए और या तो इनके घातों को बढ़ते क्रम में रख दीजिए। घटते या बढ़ते क्रम में जब हम बहुपद को व्यवस्थित कर देंगे तो हम उसी रूप को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पे 4x पहले रखेंगे, यहाँ पे फिर 3x स्क्वायर और यहाँ पे फिर 4x के पावर 3, ठीक है। यहाँ देखिए 1 घात 2 घात 3 घात, ठीक है। तो यहाँ पे घातें अब बढ़ते क्रम में है, तो यानी एक सिस्टमेटिक वे में वो रख दिए गए हैं, यानी सिस्टमेटिक ढंग से रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये बहुपद का मानक रूप है, यानी ऊपर वाले बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है, ठीक है। बात समझ में आई। लेकिन अगर इसी बहुपद के को हम इस प्रकार रख दें कि उनकी चर की जो घातें हैं वो घटते क्रम में हो, तब भी हम उसको बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे इसको इस तरह में लिख सकते हैं 4x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे घातों को घटते क्रम में रख दिया गया है, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो यहां से स्पष्ट क्या होता है कि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को या तो घटते क्रम में रख दिया जाए या तो बढ़ते क्रम में रख दिया जाए, तो जो भी बहुपद का रूप प्राप्त होता है उस रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। स्पष्ट हुआ बात, ठीक है। एक बार फिर से, किसी भी बहुपद में जो चर संख्या की घातें होती हैं उनको या तो आरोही क्रम में रख दीजिए, अर्थात या तो बढ़ते क्रम में रख दीजिए या तो घटते क्रम में रख दीजिए, तो जो भी बहुपद का रूप मिलेगा उस रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं। किसी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को आरोही, और आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम या अवरोही क्रम, यहां लिख देते हैं घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, अर्थात रख दिया जाए, कर दिया जाए, तो बहुपद का जो रूप प्राप्त होता है
प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ? यानी किसी बहुपद में उपस्थित चर की घातों को आरोही यानी बढ़ते क्रम या अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो बहुपद का जो रूप प्राप्त होता है उस रूप को हम क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मानक रूप था। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए एक बहुपद हमें दे दिया गया है 3x² प्लस 4x माइनस 3x टू द पावर 4। यहां से देखिए पहले हम चेक करते हैं ये मानक रूप में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे घात 1 है, 2 के बाद 1 घट रहा है और 1 के बाद 4 बढ़ रहा है, तो ओवरऑल ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? मानक रूप जो इसका होगा मानक रूप, पहले हम बढ़ते क्रम में रखते हैं घातों को। तो पहले यहाँ पे तो 4x, फिर यहाँ 2 घात, फिर 3x², फिर यहाँ 4 घात, तो 3x पावर 4। ये हमारा बहुपद का मानक रूप है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, पहले बड़ी घात को, फिर उससे छोटी और फिर लास्ट में सबसे छोटी घात को रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुपद का मानक रूप प्राप्त होता है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुपदों के प्रकार यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के हैं ये जानते हैं। चलिए देखिए, बहुपद मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो एक में घातों के आधार पर पढ़ेंगे यानी घातों के आधार पर, और बी में हम पदों के आधार पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदों के आधार पर। ठीक है, देखिए घातों के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और पदों के आधार पे भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद एक एक हम डिस्क्राइब करते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। पहला जो आपका है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक, ये 3 हुआ घातों के आधार पे, और अब हम पढ़ते हैं 3 पदों के आधार पे। तो यहां पे हो गया एक पदीय बहुपद, और सेकंड हमारा है द्विपदीय बहुपद, और थर्ड हमारा है त्रिपदीय बहुपद। ये मुख्यतः 6 प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए इसके बाद शून्य बहुपद भी होता है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको हम पढ़ लेंगे। चलिए, तो पहले हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे घातों के आधार पे, और ये टॉपिक में फर्स्ट होगा रैखिक बहुपद। तो चलिए, घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपको बताएं। तो सबसे पहला बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद। अब देखिए इसमें रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, ये देखिए। रैखिक का बहुपद का मतलब होता है कि ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है। यहां पे हम आपको
कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहां देखिए पहला एग्जांपल 2x + 3 है, दूसरा एग्जांपल 4x और तीसरा एग्जांपल 3x - 1। देखिए इन बहुपदों के घातों की अगर बात करें तो कितनी है, 1। तो ऐसे सभी बहुपद जिनकी घात 1 होती है उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2x + 3, 4x और 3x - 1 ये तीन बहुपद जो है इनकी घातें 1 हैं, तो इनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है ये सुनिए। द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है घात। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² 2x² - 4x और 3x + 4x²। यहां पे ये तीन बहुपद है, तीनों बहुपद में देखिए चर की जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 है, तो ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, देखिए एक बात आपको बता दें कि जब हम पदों के आधार पे बहुपद को पढ़ेंगे तो घात को ध्यान नहीं देंगे, अर्थात घात कितनी भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जब हम घातों के आधार पे बहुपद को पढ़ेंगे तो पद को ध्यान नहीं देंगे कि इसमें पद कितनी है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हम अगर घातों के आधार पे पढ़ेंगे तो केवल घात को ध्यान देंगे, अगर पदों के आधार पे पढ़ेंगे तो केवल पद को ध्यान देंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद था। चलिए अगला देखते हैं, अगला त्रिघात बहुपद है। थर्ड हमारा है त्रिघात बहुपद। त्रि का मतलब होता है 3 और घात का मतलब होता है घात, अर्थात 3 घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। यहां से एग्जांपल से समझिए, यहां पे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी बहुपद की घात जो होती है उस बहुपद में उपस्थित चर संख्या की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम कहते हैं बहुपद की घात। तो यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है तो बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। और जब बहुपद की घात 3 होगी तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल देख लीजिए, 4x⁵ - 2x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, अर्थात बहुपद की घात 3 है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। देखिए इसमें हमें पदों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे एक पद हो या एक से अधिक पद हो। ठीक है, चलिए हम बी पढ़ते हैं, पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो कितने बताए आपको, 3। पहला एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे ये आपका हो गया 2x 3x², 4x³ 5x⁻10। देखिए इन सभी बहुपदों में केवल और केवल कितने पद हैं, एक पद। ठीक है, एक पद एक पद एक पद, यानी सब में एक पद है, तो ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहा जाता है। देखिए यहाँ पे घात कुछ भी हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम केवल पदों को देखेंगे कि कितने पद हैं। ठीक है, और सेकंड आता है हमारा द्विपदीय बहुपद। क्या आता है, द्विपदीय।
अर्थात दो पदों वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2x² + 2, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो पद हैं तो इसको हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। और भी एग्जांपल लेते हैं 3x² + 3x। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पद हैं, दो पद। देखिए जो पद डिफरेंट होते हैं, जो पद अलग होते हैं, वहां पे प्लस अगर माइनस लगा है तो हम पद को अलग करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 2x, तो यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे गुणा छिपा है तो इसको हम दो पद कहेंगे, यहाँ पे एक ही पद है। पद जो अलग होता है वो प्लस और माइनस से होता है। किससे होता है, प्लस और माइनस से होता है। तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद है। चलिए हम अगला पढ़ते हैं, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद अर्थात तीन पदों वाले बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं उनको त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x² + 4x - 4, ये आपका एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल देख लीजिए 5x³ - 4x + 5, तो यहाँ पे भी इसमें भी तीन पद है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं 4√4x² + 3x + 1, तो इन सभी बहुपदों में कितने पद हैं, तीन पद हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। तो ये आपके हुए 6 बहुपद। ठीक है, 6 प्रकार के बहुपद। अब हम चलते हैं शून्य बहुपद की तरफ। किसकी तरफ, शून्य बहुपद। देखते हैं यहां शून्य बहुपद क्या होता है। तो देखिए यहां पे हम एक बहुपद को लिखते हैं, देखिए ऐसा बहुपद जिनमें चर संख्याओं के सभी गुणांक 0 हो। यहां देखिए x² का गुणांक 0 है, x का गुणांक 0 है, यहां पे क्यूब कर दीजिए, x³ का गुणांक 0 है, x का गुणांक 0 है। तो यहाँ पे जितने चर संख्याएं हैं उन सभी के गुणांक क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये बहुपद हमारा शून्य बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर के सभी गुणांक क्या हो, 0 हो, उसको हम शून्य बहुपद कहते हैं या जीरो बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। चलिए यहां पे समझते हैं क्या होता है ये बहुपद का शून्यक। ठीक है, चलिए एक बहुपद लेते हैं छोटा सा 2x + 3। आपसे कह दिया जाए कि इसमें x का कौन सा मान रखा जाए कि इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां पे अगर हम -3/2 रख दें, क्या रख दें, तो हल करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल, और -3 + 3 बराबर कितना हो गया, 0। और ये इस बहुपद का मान कितना रखने पर 0 हुआ, x बराबर -3/2। कितना रखने पर, -3/2। तो x के जिस मान पे बहुपद का मान 0 हो जाता है उसी को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। शून्यक का मतलब होता है शून्य कर देने वाला, अर्थात ऐसे अंक या ऐसी संख्या जो बहुपद में उपस्थित चर संख्या के जगह पे अगर रख दिया जाए तो पूरे बहुपद को 0 कर दे, उसी को हम कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं, शून्यक। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं।
जैसे यहाँ पे 4 प्लस एक्स ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो 4 प्लस एक्स ये बहुपद है। अब बताइए इस बहुपद में x का मान कितना रख दिया जाए कि पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए। तो हम रखेंगे कितना, -4। अब -4 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। तो x बराबर कितना रखने पर आया, -4। इसका मतलब -4 इस बहुपद 4 प्लस एक्स का क्या है, शून्यक है, ठीक है। तो यहां से शून्य का कांसेप्ट क्लियर हुआ कि किसी बहुपद में उपस्थित चर के हुए सभी मान जिनको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो शून्य हुआ। अब हम ये जानेंगे किसी भी बहुपद के मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम यहां से एक बहुपद लेते हैं 4x टू दी पावर 3 प्लस 4x प्लस 5। तो देखिए यहां पे इस बहुपद की घात पूछा जाए तो कितना होगा, 3 होगा। तो बहुपद की घात जितनी होगी उस बहुपद के उतने शून्यक होंगे। यहां पे इस बहुपद की घात कितनी है, 3, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक निकलेंगे। अर्थात किसी बहुपद की जितने बड़ी घात होती है, ठीक है, मैक्सिमम जो घात होती है उतने शून्यक निकलेंगे। यहाँ पे 3 पावर जो है मैक्सिमम है, अर्थात इस बहुपद के 3 शून्यक निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक का कांसेप्ट था। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।